नेपोलियन बोनापार्ट। उसके जो फर्स्ट वीडियो जो था उसमें हमने उसके जीवन और इटली अभियान जो उसके बारे में अध्ययन किया। आज जो हमारा वीडियो है उसके अंतर्गत हम उसका मिस्र अभियान और उसने सत्ता जो उसको हस्तगत करने के लिए किस प्रकार से षड्यंत्र किया था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम उसका मिस्र अभियान जो उसके बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि ऑस्ट्रिया क्योंकि जो अपन ने इससे पहले जो पढ़ा था कि भी जो इटली अभियान था उसके तहत अपन ने देखा कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया दोनों की सेना से उसे लड़ना पड़ा था, जिसमें कि उसने किसको, ऑस्ट्रिया जो उसको बुरी तरह से परास्त कर दिया था और उसको संधि करने के लिए विवश होना पड़ा था। लेकिन अब कौन बचा था? केवल इंग्लैंड बचा था। तो कहा जाता है कि अब फ्रांस को केवल इंग्लैंड से लड़ना बाकी रह गया था। और फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ में इंग्लैंड के बहुत से लोगों की सहानुभूति क्रांति के साथ में थी, परंतु जब क्रांतिकारियों ने हत्याओं और जुल्म का सिलसिला शुरू कर दिया तो अधिकांश अंग्रेज क्रांति के विरोधी हो गए। और 1793 ईस्वी में जब फ्रांस के महादेशीय युद्ध छेड़ दिया तो इंग्लैंड भी अन्य देशों की सहायता के लिए युद्ध में कूद पड़ा। और प्रारंभिक असफलता के बाद फ्रांसीसी सेनाओं ने यूरोप के मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को परास्त करके खदेड़ दिया और उन्हें संधि करने के लिए विवश कर दिया। अब केवल इंग्लैंड मैदान में रह गया था और डायरेक्टरी ने नेपोलियन को इंग्लैंड से लड़ने वाली फ्रांसीसी सेना का प्रधान सेनापति बना दिया। और नेपोलियन ये बहुत अच्छे से जानता था कि इंग्लैंड पर सीधा अटैक करने में कभी भी उसे सफलता नहीं मिलेगी, अतः उसने मिस्र पर अधिकार करके इंग्लैंड और भारत के मार्ग को कंट्रोल करने का या उसको अवरोधित या नियंत्रित करने का निश्चय किया, क्योंकि नेपोलियन का मानना था कि इंग्लैंड की जो शक्ति जो है उसका स्रोत क्या है, यानी कि वो किस दम पर इतना लड़ रहा है या किस दम पर इतना वो हुकार रहा है। तो उसको पता था कि भारत से जो उसे इतनी सारी धन संपदा मिल रही है उसके बेस पर भी वो इतना अकड़ा हुआ है। और उस समय में मिस्र अंग्रेजी साम्राज्य का भाग भी नहीं था और वह टर्की के सुल्तान के अधीन था। और उस यानी कि संचालक मंडल ने नेपोलियन की मिस्र विजय योजना को स्वीकार कर लिया। और वस्तुतः कहा जाता है कि संचालक मंडल नेपोलियन की लोकप्रियता जो उससे घबरा गया था, इसीलिए वो क्या चाहता था, नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस से दूर रखना चाहता था। इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने सोचा कि नेपोलियन को फ्रांस से दूर रखने में क्या है, अपना कल्याण है। और 1798 ईस्वी की बसंत ऋतु में नेपोलियन एक शक्तिशाली सेना के साथ जल मार्ग के द्वारा मिस्र की ओर चल पड़ा। सबसे पहले उसने माल्टा द्वीप पर अधिकार किया और फिर अलेक्जेंड्रिया के सुप्रसिद्ध बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। और भाग्य की बात थी कि अंग्रेज जल सेना नायक नेल्सन 3 दिन पहले ही उसकी तलाश भी इसी बंदरगाह से रवाना हो चुका था। यदि रास्ते में नेपोलियन की मुलाकात उससे हो गई होती तो शायद इतिहास का क्रम ही बदल जाता। और 1 अगस्त 1798 को अबोकिर बेन में नील नदी के में निर्णायक युद्ध में नेल्सन ने नेपोलियन के जहाजी बेड़े जो उसको खत्म कर दिया। केवल 2 जहाज और 2 फ्रिगेट किसी प्रकार से बच निकले और अंग्रेजों की इस विजय के फलस्वरूप नेपोलियन का फ्रांस से संपर्क टूट गया और पूर्व में एक विस्तृत विजय का उसका स्वप्न जो था वो समाप्त हो गया। परंतु कहा जाता है कि वो निराश होने वाला नहीं था। उसने सीरिया पर आक्रमण किया। पहले उसने कुछ सफलता मिली और जाफना नगर पर उसका अधिकार हो गया। इसके बाद में उसकी स्थिति जो थी वो खराब हो गई। उसने एकरे नगर का घेरा डाला, परंतु नगर को लेने में वह असफल रहा और उसकी सेना में महामारी का जोर बढ़ गया और गोला बारूद जो था वो भी उसका समाप्त हो गया। 25 जुलाई 1799 ईस्वी को अबूकर की खाड़ी के युद्ध में उसने एक विशाल सेना, तुर्की सेना जो उसको पराजित किया और इस अभियान की ये उसकी अंतिम विजय थी। 21 अगस्त 1799 को अपनी सेना को भाग्य के भरोसे छोड़कर वह स्वयं कुछ चुने हुए साथियों के साथ गुप्त रूप से वहां से भाग निकला। और बोनापार्ट का मिस्र से फ्रांस पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड का जहाजी बेड़ा समुद्रों में चक्कर काट रहा था और हवाएं कहा जाती कि वो भी उसके विपरीत थी। किसी प्रकार से वह कहा जाता कि कोर्सिका द्वीप जा पहुंचा और यहाँ के लोगों ने उसका बहुत ही भव्य स्वागत किया। और कोर्सिका से वह फ्रांस के समुद्री तट जा पहुंचा और यहाँ से उसने पेरिस के लिए रवाना हुआ और समूचे मार्ग में लोगों ने उसका भव्य स्वागत और सत्कार किया। और लोगों के उत्साह को देखकर नेपोलियन ने अपने एक साथी से कहा, ऐसा लगता है कि मानो प्रत्येक व्यक्ति मेरा इंतजार कर रहा था। यदि मैं तनिक पहले आया होता तो ठीक नहीं होता और यदि मैं बाद में आता तो बहुत देर हो जाती। मैं ठीक समय पर आया हूं। और उसका ये कथन सिद्ध कर हुआ क्योंकि उसने ठीक समय पर वो फ्रांस में वापस आया। इसके अलावा नेक्स्ट बात आती सत्ता हस्तगत करने का षड्यंत्र।
कि डायरेक्टरी को काम करते हुए अब लगभग 4 वर्ष हो चुके थे और वो इस समय बदनामी और अप्रियता जो उसकी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, जो कि क्या कर रही थी, फ्रांस का शासन चला रही थी और जनता उसकी भ्रष्टता, योग्यता एवं असफलता जो उससे बुरी तरह से परेशान और हो चुकी थी और ऊब चुकी थी। और अब वो क्या चाहती थी, शासन जो उसमें किसी तरह का चेंज चाहती है। और डायरेक्टरी की अयोग्यता के कारण ही फ्रांस के विरुद्ध फिर से एक नया गुट बन गया, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और रूस शामिल थे। अभी तक तो कौन, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड उसके विरोधी थे, लेकिन अब रूस जो वो भी शामिल हो गया और इस गुट को काफी सफलता मिली और फ्रांसीसी फौजों को जर्मनी के बाहर राइन के किनारे तक खदेड़ दिया गया। और ऐसी स्थिति में नेपोलियन ने सत्ता हस्तगत करने के लिए अपना जाल फैलाया और उसने उन नेताओं से संपर्क कायम किया जो किसी न किसी वजह से मौजूदा संविधान में कुछ चेंज चाहते थे। ऐसे लोगों में आबे साइस और बरास प्रमुख थे और ये दोनों डायरेक्टरी के मेंबर भी थे। और नेपोलियन, साइस और बरास ने योजना बनाई कि किसी न किसी प्रकार से संचालक मंडल के जो मेंबर्स हैं उनको त्याग पत्र देने के लिए विवश किया जाए। तब दोनों विधानमंडलों को विवश होकर संविधान में चेंज करने के लिए या संशोधन करने के लिए एक समिति बनानी पड़ेगी और साइस और नेपोलियन इस समिति में घुस जाएं, ऐसा उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था। फिर जैसी परिस्थिति उत्पन्न होगी उसी के अनुरूप काम किया जाएगा। और नेपोलियन ने भाग्यवश 500 के विधानमंडल का अध्यक्ष उसी का भाई लूसियन बोनापार्ट था, तो जाहिर है वो अपनी इच्छा जो उसको पूरा कर सकता था और योजना को तुरंत अमल में लाया गया। साइस, बरास और ड्यूकोस तीनों ने डायरेक्टरी के सदस्य से त्याग पत्र दे दिया, लेकिन जिन शेष 2 सदस्य थे उन्होंने त्याग पत्र देने से मना कर दिया। उन्हें कहा जाता कि नजरबंद कर दिया गया और 9 नवंबर 1799 को सेंट क्लाउड नामक स्थान पर दोनों विधानमंडलों का एक अधिवेशन शुरू हुआ। नेपोलियन ने दोनों सदनों को संबोधित किया, परंतु उसके भाषण का कोई प्रभाव पैदा नहीं हुआ। 500 की परिषद में तो उस पर तड़ातड़ घूसे पड़े और धक्के देकर कहा जाता है कि उसे बाहर निकाल दिया गया, किंतु लूसियन ने बड़े ही नाटकीय ढंग से स्थिति जो उसको संभाल लिया। उसके आदेश से सैनिकों ने सभागृह में प्रवेश करके संशोधन विरोधी सदस्यों को सभागृह से बाहर भगा दिया और बहुत से तो अपने आप चले गए। और सायंकाल को फिर से दोनों सदनों की बैठक हुई, जिसमें एक प्रस्ताव पास करके संचालक मंडल को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर 3 कौंसल नियुक्त किए गए। सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट जो कि प्रधान कौंसल था, आबे साइस और ड्यूकस, और कुछ समितियां जो वो भी बनाई गई और उनका मुख्य काम था कौंसल को नया संविधान बनाने में सहयोग देना। और उसके साथ ही सत्ता हस्तगत करने की योजना जो थी वो कंप्लीट हो गई और 11 नवंबर को नेपोलियन पेरिस लौट आया और पेरिस और पूरे फ्रांस ने बिना किसी विरोध के इस चेंज जो उसको स्वीकार कर लिया। और वस्तु स्थिति ये थी कि क्रांति की शुरुआत से लेकर अब तक पूरे 10 साल से जनता शांति और अनुशासन जो उसके लिए तरस रही थी और अशांतियां, गड़बड़ियां और रक्तपात से लोग ऊब चुके थे। और क्रांति के गत 10 वर्षों में न तो यातायात के लिए अच्छी सड़कों का निर्माण हो पाया और न ही पुरानी सड़कों की मरम्मत की जा सकी, मार्ग भी सुरक्षित न रहा और आए दिन राहजनी और डकैतियों के समाचार सुनने को मिल रहे थे। स्कूलों में शिक्षक नहीं थे और चिकित्सालयों में औषधियों तथा चिकित्सकों का पूरी तरह से अभाव था और संपूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और जीवन जो था वो अस्त व्यस्त हो चुका था। और लोगों में ये धारणा घर कर चुकी थी कि कोई शक्तिशाली सेना नायक देश का उद्धार कर सकेगा। अतः जब नेपोलियन को प्रथम कौंसल नियुक्त किया गया तो जनता ने उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि वो मौजूदा परिस्थितियां जो उसमें क्या चाहती थी, परिवर्तन चाहती थी और अब ये परिवर्तन हो चुका था।